Hello everyone. So student, we will start in few seconds extension revision class. In this session, we will cover approaches in extension, learning theories एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है काफ़ी एज ए किसी भी एग्जाम में आप जब अपीयर होंगे तो वहाँ से अप्रोचेज इन एक्सटेंशन एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा होता है जस्ट लाइक एंड डिफरेंस बिटवीन एंड्रोगोगी, पेडागोगी, इपिस्टेमोलॉजी एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये जो टॉपिक है आज वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी स्टूडेंट सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब लोग ज्वाइन करते रहेंगे। ऑलरेडी इसको मैंने कवर कर दिया था, जो भी बेसिक पोर्शन ये था। आज वाले सेशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अप्रोचेज इन एक्सटेंशन, अप्रोचेज इन एक्सटेंशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अप्रोच क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन अप्रोच जिसको ऑक्जेनिन ने 1988 में डिफाइन किया था। तो इन उनके अकॉर्डिंग जो है अप्रोच एज ए स्टाइल ऑफ एक्शन embodying the philosophy of an extension system which by and large determine the direction and nature oblique style of the various aspect of that system such as its structure, leadership, program, method and techniques, resources and linkage। तो जो ऑक्जिनिन ने 1988 में डिफाइन किया था एक्सटेंशन अप्रोच के, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सटेंशन अप्रोच है वो एज ए स्टाइल है एक्शन का, एक फिलोसफी है एक्सटेंशन सिस्टम की, जिसके एज ए यूजेस से जो ओवरऑल अप्रोच यूज होता है एक्सटेंशन का डेवलपमेंट का, वो उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग एक्सटेंशन में वर्क करते हैं। तो एज ए एक्सटेंशन जो अप्रोच है वो किसी भी इफेक्टिव तरीके से कार्य करने का तरीका है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 8 एक्सटेंशन अप्रोचेज कॉमनली प्रैक्टिस्ड बाय एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो 8 टाइप के एक्सटेंशन अप्रोच ओवरऑल वर्ल्ड में यूज होते हैं, जिसको जो पहला जो हमारा है वो जनरल एक्सटेंशन अप्रोच है, कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच है, ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, प्रोजेक्ट अप्रोच है, फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच है, कॉस्ट शेयरिंग अप्रोच, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो कहने का तरीका है, कहने का मतलब ये है अप्रोचेज का। तो अप्रोच वो सिस्टम है जिसके एज ए यूजर्स से हम लोग किसी प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट पहला क्या हमारा, द जनरल एक्सटेंशन अप्रोच। इट अज्यूम दैट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर लोकल पीपुल एग्जिस्ट बट आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय देम। द अप्रोच इज यूजुअली फेयरली सेंट्रलाइज्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जो जनरल एक्सटेंशन अप्रोच होता है उस पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इसमें जो हम लोग एडॉप्शन रेट ऑफ रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, तो इसको किसी स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी का हम लोग नहीं चलते हैं, ओवरऑल कंट्री का प्रोडक्शन हमको इंक्रीज करना होता है। जस्ट लाइक उसमें हमारा एग्रीकल्चर के फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर का सेक्टर का हमारा एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, फिशरी आ जाएगा। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को लेकर हम लोग चलते हैं जनरल एक्सटेंशन अप्रोच में। सेकंड हमारा क्या है, the commodity specialized approach. Extension is fairly centralized and is oriented toward one commodity। तो यहाँ पे हम लोग वन कमोडिटी वन क्रॉप, मतलब सिंगल किसी भी कमोडिटी को, सिंगल क्रॉप को लेके चलते हैं, उसको टारगेट करते हैं और उसके प्रोडक्शन में हम लोग एफिशिएंसी लाते हैं। तो ये हमारा कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच होता है। थर्ड हमारा द ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच। दिस फेयरली सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज बेस्ड ऑन ए रिगरसली planned schedule of visit to farmer and training of agent and subject matter specialist। Close link are maintained between research and extension। जो यहाँ पे होता है कि जो फार्मर होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ विजिट और ट्रेंड, कहने मतलब विजिट किया जाता है, फार्मरों को ट्रेन किया जाता है, टू वे प्रोसेस होता है, इसमें फार्मर और रिसर्चर दोनों सीखते हैं, तो वो ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच होता है। थर्ड हमारा फोर्थ दी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच।
This approach often focus on the expressed need of farmer group, and its goal is increased production and improved quality of rural life. Implementation is often decentralized and flexible. सक्सेस यहाँ पे कैसे मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ फार्मर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लोकल एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच होता है. जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है या डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है विलेज लेवल पे, तो कितना पार्टिसिपेशन वहाँ के विलेज वाले करते हैं, उससे हम लोग यहाँ से सक्सेस का मेजर करते हैं. नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट अप्रोच कॉन्सेंट्रेट ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. तो प्रोजेक्ट क्या होता है? पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया जाता है, एक स्पेसिफिक उसका टाइम बाउंडेशन होता है, और जो रिसोर्स होते हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके वहाँ के जो फार्मर हैं उनकी अवेयरनेस को, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होता है. तो प्रोजेक्ट अप्रोच होता है. यहाँ पे क्या सक्सेस टारगेट किया जाता है? चेंज इन शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो टारगेट किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए ही इसको चलाया जाता है. नेक्स्ट हमारा 6, द फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच. इट इज होलिस्टिक अप्रोच एट द लोकल लेवल. क्लोज टाइज विद रिसर्च आर रिक्वायर्ड एंड टेक्नोलॉजी फॉर लोकल नीड्स इज डेवलप्ड लोकली थ्रू एन इंटरेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग लोकल पीपल. तो फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच क्या है? जो यहाँ पे सक्सेस मेजर की जाती है वो एक्सटेंड टू विच लोकल पीपल अडॉप्ट एंड कंटिन्यू टू यूज टेक्नोलॉजीज डेवलप. तो यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कितना यूज कर रहे हैं फार्मर, इससे सक्सेस का मेजर किया जाता है. नेक्स्ट हमारा कॉस्ट शेयरिंग अप्रोच. दिस अप्रोच अज्यूम दैट कॉस्ट शेयरिंग विद लोकल पीपल. इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट फार्मर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. तो एक सक्सेस इसमें क्या होती है? विलिंगनेस टू पे. तो यहाँ पे एज ए वॉलेंट्री होता है कि आप कास्ट, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है या कोई नया डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, तो आप अपने स्वैच्छिक से जो भी उसमें शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं. एज ए ये वॉलेंट्री होता है. नेक्स्ट, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रोच. दिस अप्रोच यूजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which have technical knowledge and some research ability to provide extension services for rural people. तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नॉलेज सक्सेस मेजर की जाती है. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है कि जो भी हमारी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि फार्मर के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, उनकी स्किल को इनहेंस करते हैं, तो ऐसे रिसर्च को टारगेट किया जाता है इंस्टीट्यूट को. और जो यहाँ पे सक्सेस मेजर किया जाता है वो कितनी टेक्निकल नॉलेज फार्मर को या सोसाइटी के मेंबर को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे इसका जज करते हैं. नेक्स्ट, एक्सटेंशन गैप एंड यील्ड गैप. तो एक्सटेंशन गैप परसेंटेज में अगर हम लोग निकालते हैं, टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड माइनस टेक्नोलॉजी अप्लाइड ऑब्लिक टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड मल्टीप्लाई बाय 100. यील्ड गैप परसेंट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड ऑब्लिक पोटेंशियल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. जो गैप एनालिसिस प्रोवाइड नीडेड फीडबैक इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर एक्सटेंशन वर्क इज वीक and need to be strengthened for making technology transfer for effective. तो जो नीड एक्सटेंशन गैप या यील्ड गैप हम लोग किस लिए इवेल्युएट करते हैं कि कहाँ पे अभी हम लोगों को क्या और चीज़ों को सुधार करना है, या वहाँ पे कौन कौन सी और न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना है कि वहाँ पे लो प्रोडक्शन है और कहाँ पे हाई प्रोडक्शन. इससे हम लोग जज करते हैं, और जहाँ पे गैप लो यील्ड होता है वहाँ पे हम लोग एज ए इनपुट को या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम से मैक्सिमम सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट, द टर्म एंड्रागोगी एंड पेडागोगी आर ऑफ ग्रीक वर्ड. तो जो ये अभी मैंने डिस्कस किया था, जो एंड्रागोगी और पेडागोगी दोनों टर्म हमारे ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं. एंड्रस का मीन होता है मैन एंड पेडी का चाइल्ड रिस्पेक्टिवली, एंड गोगस मीन्स स्टडी. तो एंड्रस क्या होता है? जिसमें हम लोग एंड्रागोगी होता है एडल्ट यानी मैन का स्टडी करते हैं, जबकि पेडागोगी में पेडा क्या चाइल्ड को इंडिकेट करता है, और लोगस मीन्स होता है स्टडी. नेक्स्ट, अगर हम लोग इसका कंपेरिजन देखें एंड्रागोगी और पेडागोगी का डेफिनेशन से, तो एंड्रागोगी में टीचिंग एडल्ट एंड पेडागोगी में टीचिंग चिल्ड्रन. फोकस में किसमें किया जाता है? एंड्रागोगी में ऑन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. पेडागोगी में ट्रांसफरिंग नॉलेज टू ए स्टूडेंट बाय टीचर डिपेंडेंट लर्निंग. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंडिपेंडेंट और सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग किया जाता है एंड्रागोगी में. पेडागोगी में जो वो स्टूडेंट होता है वो टोटली टीचर पर डिपेंड होता है. अथॉरिटी अगर देखें तो एंड्रागोगी में एडल्ट हैव कंट्रोल ओवर मच ऑफ देयर लर्निंग experience and must be motivated to learn. Pedagogy में teacher control the learning experience for children. Next, एंडागोगी में importance of grades या marks का तो may be very low. एंडागोगी में मतलब एज ए हम लोग एडल्ट लर्निंग में देखें तो सर्टिफिकेट का मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता, जबकि पेडागोगी में काफी हाई होता है.
नेक्स्ट ऑलरेडी पेडागोगी वर्सेस एंडागोगी में तो ये डिफरेंशिएट है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। नेक्स्ट लर्निंग थ्योरी ग्रुप इनटू 3 बेसिक कैटेगरी। तो लर्निंग जो थ्योरी है वो स्पेशली 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमारा बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी जो एज ए बिहेवियर पे डिपेंड है। सेकंड हमारा कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग थ्योरी है। थर्ड हमारा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। तो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में क्या है, ट्रेस्ड बैक टू द लेट 1800 एंड अर्ली 1980। 1900 तो 1800 से और से पहले का और 1900 के बीच में जो इसका फॉर्मुलेशन हुआ था एज ए बिहेवियरलिस्टिक लर्निंग थ्योरीज का, और जो ये फॉर्मुलेशन होता था इसका बेस्ड ऑन एसोसिएशन के बेस्ड पे हुआ था। जो भी द जनरल गोल वाज टू डिराइव एलिमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर दैट मे देन बी इंटेंडेड टू एक्सप्लेन मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ये बिहेवियर के डिपेंड होता है। जैसे ऑलरेडी एजुकेशन की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इसमें डिजायरेबल चेंज लाया जाता है उसके बिहेवियर में, जस्ट लाइक नॉलेज में, स्किल में एंड एटीट्यूड में। तो इसी को बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो होता है वो नॉलेज से मिलकर बना होता है, स्किल से मिलकर बना होता है और एटीट्यूड को। तो ये बिहेवियर चेंजेस था टारगेट करता है, उसके नॉलेज लेवल को चेंज करना है, स्किल को और एटीट्यूड को। सेकंड हमारा कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सीआईपी व्यू द ह्यूमन लर्नर इज कंसीव्ड टू बी ए प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, कॉग्निटिव जो हमारे नॉलेज को होता है और ह्यूमन जो होता है वो प्रोसेसर होता है। मतलब नॉलेज का या इंफॉर्मेशन उसका जो सीकिंग बिहेवियर होता है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर होता है, मतलब नई नई चीजों को जानने का वो इच्छुक होता है। इन मच द सेम वे एक कंप्यूटर इज, जैसे कंप्यूटर होता है। When learning occur, information is input from the environment, processed and stored in memory and output in the form of a learned capability। तो कहने का मतलब है इसको भी जब इनपुट दिया जाता है, जैसे वो रा इंफॉर्मेशन को गेन करता है एज ए एनवायरमेंट है, तो उसको प्रोसेस करता है, माइंड में मेमोरी में सेट करता है और बाद में उसको आउटपुट के रूप में देता है। इसी को कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग थ्योरी बोला जाता है। थर्ड क्या है, cognitive constructive learning theory to focus on the individual and how he or she construct meaning of the world around him or her। social constructive emphasize the group of how social interaction mediate the construction of knowledge। तो इसमें क्या है कि जो लर्निंग होती है वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है कि सोसाइटी में आप क्या सीखते हैं, वो इस थ्योरी में इम्फेसिस किया गया था। नेक्स्ट इपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो इपिस्टेमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इपिस्टीम में होता है नॉलेज एंड लॉगस में होता है लॉजिकल डिस्कस स्टडी। तो इसमें हम लोग नॉलेज का स्टडी करते हैं इपिस्टेमोलॉजी में। अगर पॉइंट वाइज इसको देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। इपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, जस्टिफिकेशन एंड रैशनैलिटी ऑफ बिलीफ। इपिस्टेमोलॉजी द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो ओवरऑल अगर कहने का देखा जाए तो इपिस्टेमोलॉजी में हम लोग नॉलेज का स्टडी करते हैं। इंडिजिनियस नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, दो टाइप की नॉलेज होती है, इंडिजिनियस होती है और साइंटिफिक होती है। इंडिजिनियस नॉलेज में जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोग उसमें ट्रूथ का ज्यूम करते हैं, सेक्रेड बिहेवियर होता है, टीचिंग जो होती है वो स्टोरी टेलिंग से की जाती है। जबकि साइंटिफिक में प्रेजेंट टाइम पे प्रोजेक्टर यूज किए जा रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टू टाइप की स्पेशली नॉलेज, इंडिजिनियस एंड साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये हमारे जो एक्सटेंशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिसेंट में इसको जोड़ा गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं। प्राइवेटाइजिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हैव बीन अंडरटेकन सिंस द मिड 1980। तो फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन का प्राइवेटाइजेशन वो स्टार्ट हुआ था वो 1980 में स्टार्ट हुआ था। एक्सटेंशन सर्विस हैज बीन ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिलीवर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक्सटेंशन की जो सर्विस है वो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पब्लिक मतलब एज ए गवर्नमेंट के थ्रू ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज डज नॉट एम एट सब्स्टिट्यूटिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस। तो इसका प्राइवेटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट का ये सब्स्टिट्यूट है, जबकि जब हमको दोनों को साथ लेके चलना है। In fact, privatization has adopted a variety of forms involving different stakeholders like private corporate firms, credit institution, farmer association, non-governmental organization and media organization।
तो प्राइवेटाइजेशन के आने से क्या होगा, काफ़ी उसमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल उसमें जुड़ जाएंगे। पहला क्या है, प्राइवेट कॉर्पोरेट फिर्म जुड़ जाएंगे, क्रेडिट जो प्राइवेट सेक्टर के क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो जुड़ जाएंगे, जो फार्मर के एसोसिएशन है वो जुड़ जाएंगे, एनजीओ जितने हैं वो जुड़ जाएंगे, और मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने से ये इफेक्टिवली वर्क करेंगे, जिससे कि फार्मर को टाइमली, इजिली और एज ए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसको मिल सकेगी। The process of funding and delivering the extension services by private individual or organization is called private extension. तो एज अगर देखा जाए, जो फंड किया जाता है एक्सटेंशन सर्विसेज को, जो डिलीवरी किया जाता है प्राइवेट के थ्रू, किसी इंडिविजुअल के या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो उसको हम लोग प्राइवेट एक्सटेंशन बोलते हैं। बट प्राइवेटाइजेशन इज act of reducing the role of government or increasing the role of private sector in an activity or in the ownership of assets। तो प्राइवेटाइजेशन का अगर हम लोग देखें तो जो इसमें क्या कहता है कि इसमें जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है उसको एकदम मतलब मिनिमम कर दिया जाता है, ऐसे बोला जाए तो उसको खत्म ही कर दिया जाता है, और जो अथॉरिटी होती है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल अथॉरिटी को दी जाती है। देन रीजन फॉर जेनेसिस ऑफ प्राइवेट एक्सटेंशन, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमको प्राइवेट करना पड़ा एक्सटेंशन सर्विसेज को। पहला क्या है, इनएबिलिटी ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन टू रीच ऑल द फार्मर all the time regarding all problem created the space which is gradually filled by private extension। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस है या गवर्नमेंट के वर्कर हैं, एक्सटेंशन एजेंट हैं, वो सभी फार्मर को नहीं कवर कर पाते थे, ना ही टाइमली कर पाते थे, ना ही उनकी जो भी सब प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। उसका रीजन ये भी था कि एक जो फार्मर होता था, एक एक्सटेंशन वर्कर होता था, वो 1000 फार्मर को डील करता था। एक एक्सटेंशन वर्कर को 3 to 4 विलेज या 8 विलेज अलॉट होते थे। तो ये एज ए इम्पॉसिबल है कि वो सब फार्मर को डील कर सके, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा ये रीजन है, और यही रीजन है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंशन करना पड़ा। सेकेंड, दिस सर्विसेज विच आर नॉट फुली कवर्ड बाई पब्लिक एक्सटेंशन आर कवर्ड बाई प्राइवेट एक्सटेंशन। तो कुछ ऐसे उसमें एलिमेंट है जो कि प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करा सकता। पहला क्या है, इनपुट सप्लाई हो गया, मार्केट सपोर्ट हो गया, और प्रोसेसिंग एटसेट्रा। द प्राइवेटाइजेशन इज बेस्ड अपॉन, पहला क्या है, मोर इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो इफेक्टिवली दी जाती हैं। लोअर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिटर्स, तो गवर्नमेंट के कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे जो एक्सपेंडिटर आता है वो लो आता है, ड्यू टू लो उसमें चेंज होते हैं वो कम होते हैं, इस वजह से। थर्ड क्या, हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यहाँ की सर्विसेज होती है वो काफी क्वालिटी उसकी हाई होती है, फार्मर मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है यहाँ। द प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज फॉर फार्मर। तो इंडिया में प्राइवेट एक्सटेंशन जो सर्विसेज हैं वो फॉलोइंग सर्विसेज देती हैं, मतलब ये सर्विसेज देती हैं। पहला क्या है, कॉस्ट शेयरिंग बाय फार्मर ग्रुप। सेकंड, कॉस्ट रिकवरी ऑन सेलेक्टेड सर्विसेज ऑफर टू फार्मर्स, कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज टू स्मॉल ग्रुप, पेड एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर अफोर्डेबल फार्मर, वैल्यू एडिशन बाय एग्रो प्रोसेसिंग फर्म, consultancy services both technical and managerial, privatized service center for farmer, self help group of farmer, information support through media organization। तो कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, कॉस्ट रिकवरी करता है सेलेक्टेड फार्मर से, कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉल फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एक्सटेंशन सर्विसेज देता है जिसको फार्मर अफोर्ड कर सके, पेड सर्विसेज होती हैं, वैल्यू एडिशन बढ़ाता है किसी भी प्रोडक्ट की, एग्रो प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा के। तो ये पॉइंट है जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड दे रहे हैं एक्सटेंशन में। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन अप्रोच विच कुड बी ट्राइड इन इंडिया। तो पहला क्या है, शेयरिंग क्रॉप सिस्टम, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, द एक्सटेंशन वर्कर प्रोवाइड एडवाइजरी एंड इनपुट। तो इसमें एक्सटेंशन वर्कर जो होता है वो एडवाइज करता है और इनपुट प्रोवाइड कराता है। फार्मर यूजेज हिज लैंड एंड लेबर, फार्मर लैंड को यूज करता है और लेबर को यूज करता है, बट जो सर्विस जो एडवाइजरी होती है और इनपुट होती है वो प्राइवेट सेक्टर के एक्सटेंशन वर्कर की होती है। सेकंड क्या, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट फिर्म विल प्रोवाइड एडवाइजरी एंड इनपुट टू इंडिविजुअल फार्मर और ग्रुप, द कॉस्ट ऑफ इनपुट इज रिकवर्ड आफ्टर द हार्वेस्ट। तो यहाँ पे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कास्ट से लेके
सब कुछ ओवरऑल कास्ट प्रोवाइड कराता है फार्मर को, और आफ्टर जब वो उसकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है और वो मार्केट में सेल कर लेता है, उसके बाद वो रिकवरी करता है अपने इनपुट का। थर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट बिटवीन ए बायर एंड फार्मर विच एस्टेब्लिशेस कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाता है, जिसमें फार्मर और उसके बीच में, तो ये ऑलरेडी सब इसको इंट्रोड्यूस है, ऑलरेडी ये टर्म काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फोर्थ क्या है? सर्विसेज फॉर वाउचर्स। Farmer are not provided with public extension services but given vouchers depending upon the size of that land, type of crop and type of information needed for certain years. एलिमेंट इन प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम। कौन कौन से एलिमेंट है? पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसका क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड इफिशियंसी। सेकंड क्या है? टारगेट ग्रुप, जिसमें लार्जर फार्मर को कमिटेड, केयरफुल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑफरिंग क्या क्या करता है? टेक्नोलॉजी में, जिसमें लोकेशन स्पेसिफिक, डिमांड ड्राइवन, प्रॉफिटेबल, इनपुट सप्लाई टाइमली करता है। ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंसल्टेंसी, कमर्शियल एग्रो बेस्ड फर्म, इनपुट एजेंसी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्री प्राइवेट एक्सटेंशन को प्रोवाइड कराते हैं। फिफ्थ क्या? एक्सटेंशन अकाउंटेबल टू फार्मर। देन पर्सनल, हाईली मोटिवेटेड एंड हाई प्रोफेशनलिज्म होते हैं इसमें, जो भी पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं। फंडिंग, क्लाइंट्स कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट 8 एक्सटेंशन सर्विसेज एडवाइजरी इन नेचर, इकोनॉमिक इनपुट, जनरेट न्यू इनकम। मेथड पर्सनल कम्युनिकेशन से, लो विद ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन करके मास मेथड से भी सब सर्विसेज इस मेथड से ये प्राइवेट एक्सटेंशन को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पैराडिज्म शिफ्ट टू टीओटी। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो ऑलरेडी मैंने जो भी हमारे मॉक टेस्ट होने वाले हैं, मैंने शेड्यूल करके उनको डाल दिया है। 17 अप्रैल तक मैंने शेड्यूल कर दिया है अभी। तो आप जाके एक बार, जो भी स्टूडेंट मुझसे ऐप पे कनेक्ट हैं, वो एक बार टेस्ट वाले सेशन में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं सेशन एंड करता हूँ।